वॉइस ऑफ मानवता में दुनिया के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। दुनिया के जितने भी दर्शक देख रहे हैं, वॉइस ऑफ मानवता बस 3 चीजें दिखाता है और 3 के अलावा कोई भी चीज नहीं दिखाता। पहली चीज सत्य, दूसरी सत्य और तीसरी भी सत्य ही दिखाता है। सच के लिए लड़ता है, सच के लिए जीता है और जरूरत पड़ने पे सच के लिए ही मरना भी पसंद करता है। ये है खासियत वॉइस ऑफ मानवता की। डेमोक्रेसी की आज बात हो रही है, क्योंकि जिस मुद्दे पे आज बात करने के लिए सभी पैनलिस्टों को हमने आमंत्रित किया है, निमंत्रित कर नहीं सकते, आमंत्रित किया है। उन सभी पैनलिस्टों से यही समझने की कोशिश करेंगे, साकेत बौद्धों का था, रहेगा भी, ये अयोध्या क्या बला है, इस टॉपिक के हम बात करेंगे। और जब साकेत की बात करें, कौशल राज की बात करें, तो कौशल राज में अगर सबसे कोई महान शासक पैदा हुए हैं तो वो प्रसेनजीत साहब पैदा हुए हैं, जिन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार करके बौद्ध धर्म के विस्तार के लिए, बौद्ध धर्म के विकास के लिए जितना अथक प्रयास किया है, तो उसको करीब पैरेलल अशोक के प्रयास के पैरेलल ही माना जाता है। और इसी पे हम चर्चा करेंगे। और हम देखें तो अगर डेमोक्रेसी की उत्पत्ति कभी हुई है, तो इस डेमोक्रेसी की उत्पत्ति के लिए सबसे पहले हम जर्मन हमारे इतिहासकार जो रहे हैं, मार्कस रटरमन, वो जर्मन इतिहासकार ने बड़े स्पष्ट शब्दों में 12वीं और 14वीं शताब्दी के बीच में जब पूरा अपना रिसर्च किया और रिसर्च करने के बाद ये बताया कि अगर डेमोक्रेसी की कहीं भी स्थिति आती है, डेमोक्रेसी कहीं दिखता है, तो वो तथागत गौतम बुद्ध के कार्यकाल में दिखता है और बुद्धिज्म में दिखता है। क्योंकि जितने भी बुद्धिस्ट मंक हुआ करते थे, वहां पूरी तरह से उनके जो शिष्य थे, पूरी तरह से उनको छूट होती थी कि सभी लोग समान रूप से व्यवहार करें, सभी लोगों के बोलने की आजादी होती थी, स्वतंत्रता होती थी। आजादी और स्वतंत्रता में अंतर क्या है, ये एक बात समझना जरूरी है। हमारे यहाँ स्वतंत्रता है, आजादी नहीं है। स्वतंत्रता का मतलब यह है कि स्वतंत्र व्यक्ति वो होता है जो दूसरे के स्वतंत्रता में कोई बाधा नहीं डाले। एक छोटा सा उदाहरण प्रस्तुत करके आपके सामने हम उस बात का स्पष्टीकरण दे, एलाबोरेट करने की कोशिश करते हैं। जैसे साइकिल आपने देखी है, साइकिल में एक पार्ट होता है फ्री, लेकिन उस फ्री को चेन से बांधा जाता है। अगर फ्री को चेन से न बांधा जाए तो कोई पहिया आगे नहीं घूम पाता। जब उसका नाम फ्री है तो चेन से बांधने की जरूरत क्या है? जब इस बात पे गौर किया जाए तो पता लगता है कि फ्री की एक सीमा है, अगर उस सीमा से आगे और पीछे चली गई तो वो साइकिल के पहिए को आगे नहीं बढ़ने देगी। उसी तरह स्वतंत्रता और आजादी होती है। आजादी दूसरे लोग मना रहे हैं, हमारे भारत में जिस तरह से लोग कह रहे हैं आजाद है, आजाद का मतलब यह है कि वो कोई भी सनक प्रस्तुत कर सकते हैं, किसी के भी अधिकार छीन सकते हैं, किसी की स्वतंत्रता छीन सकते हैं, किसी के बोलने के अधिकार छीन सकते हैं, किसी के राइट जो फंडामेंटल राइट्स उसको छीन सकते हैं। धार्मिक जो उसके स्वतंत्रता है, धर्म की स्वतंत्रता है, आस्था की स्वतंत्रता है, पूजा पाठ के तरीकों की स्वतंत्रता है, उसको छीनने की जब कोशिश होती है तो उसे कहते हैं आजादी। और उसको संभालने की जब कोशिश होती है तो उसे कहते हैं स्वतंत्रता। और स्वतंत्रता और आजादी में एक और भी बड़ा अंतर है। आजादी किसी की डिग्निटी मेंटेन नहीं करता, जबकि स्वतंत्रता इस बात की वकालत करता है व्यक्ति के गरिमा के अनुसार उसके साथ आचरण किया जाना। और ये अंतर है। तथागत गौतम बुद्ध ने स्वतंत्रता की बात की और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने हमेशा स्वतंत्रता की बात की। इसीलिए संविधान में आपने देखा होगा, संविधान में शब्द फ्रीडम नहीं आया है, संविधान में शब्द आया है लिबर्टी। लिबर्टी और फ्रीडम का ये अंतर।
तो आज हम समझने की कोशिश करेंगे जो इतना महान कल्चर रहा है तथागत गौतम बुद्ध का और प्रसेनजीत का जो कार्यकाल रहा है, कौशल राज्य को उठा करके जब आप देख लीजिए तो जो महान काल रहा है प्रसेनजीत का, उसी के आधार पे साकेत साकेत जो पूरा कहते हैं कि अखंड भारत हुआ करता था, वो अखंड भारत उसी समय था, अशोक के समय था, प्रसेनजीत के समय था। वो प्रसेनजीत सब लोगों ने मिलकर के अखंड भारत की आधारशिला रखी, अखंड भारत को तैयार किया। आज तो खंड खंड भारत है, अखंड भारत कहा भी नहीं जा सकता, आज कई टुकड़ों में बटा हुआ भारत है। लेकिन इतना बेहतरीन कार्यकाल रहा है साकेत का, और आज उसको अयोध्या बनाने की कोशिश क्यों की जा रही है, इस पे समझने की कोशिश करेंगे। हमारे बीच में अतिथि मौजूद है और खास तौर से ऐसे अतिथि मौजूद है जिन्होंने ये दावा प्रस्तुत किया है कि ये साकेत है, अयोध्या नहीं है, और साकेत ये कौशल राज का, बुद्ध विहार का एक अपना इतिहास रखता है और महत्वपूर्ण इतिहास रखता है, महत्वपूर्ण स्थान रखता है। उस महत्वपूर्ण स्थान को, इतिहास को अगर इनकार करने की कोशिश, दबाने की कोशिश की जाती है, तो इसका मतलब यह है कि इस देश से लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। और सारे बुद्धिस्टों ने, खास तौर से हमारे जो अतिथि हम परिचय कराएं, उससे पहले एक छोटी सी बात कह दें, जिस शिंजे आबो को आप लेकर के बुलेट ट्रेन चलाना चाहते हैं, वो भी बुद्धिस्ट कंट्री है। और यहाँ के बुद्ध, अगर बौद्ध को आप दबाने की कोशिश करेंगे, लोकतंत्र को दबाने की कोशिश करेंगे, तो ये बुद्धिस्ट इस बात की शिकायत जरूर जापान से भी करेंगे कि जिस बौद्ध धर्म के आधार पे, बौद्ध परिपाटी के आधार पे, डायनेस्टी के आधार पे आप भारत को बुलेट ट्रेन देने जा रहे हैं, उन्हीं के कल्चर को, उन्हीं के संस्कृति को, उन्हीं के धर्म को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। ये इस पर भी विचार आएंगे। तो सबसे पहले हम अपने अतिथियों से आप सभी का परिचय करा दें। हमारे बीच में आदरणीय भंते जी, आनंद रक्षित जी उपस्थित हैं। भंते जी को वंदाम, वॉइस ऑफ मानवता की तरफ से वंदाम, और दुनिया के सभी दर्शकों जिनको वंदाम पसंद आता है, उनकी तरफ से भी वंदाम। दूसरे हमारे साथी जिन्होंने इस बात के लिए सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिका फाइल की है, लगातार लड़ते रहे हैं और साकेत की संस्कृति के लिए, साकेत की रक्षा के लिए और बौद्ध धर्म की संस्कृति के लिए हमेशा तत्पर हैं, सहर्ष तैयार रहते हैं, लगे रहते हैं। ऐसे श्री विनीत मौर्य जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। वॉइस ऑफ मानवता आपका बहुत बहुत स्वागत करता है। तीसरे जो हमारे मेहमान हैं वो डॉक्टर दुर्गा प्रसाद यादव जी हैं, जो भूगोल शास्त्र के, ज्योग्राफी के प्रोफेसर रहे हैं गोरखपुर यूनिवर्सिटी में। बड़ा गहन अध्ययन है उनका, भाषा विज्ञान पे बड़ी पकड़ है, क्षेत्र पे बड़ी पकड़ है, जो बृहद भारत खंड खंड हो गया उस पे बड़ी पकड़ है, और ये सारी चीजें की पकड़ है। इन सभी से हम चर्चा करेंगे और सबसे पहले चर्चा की शुरुआत करते हैं आदरणीय भंते जी से। भंते जी, हम ये समझना आपसे चाहते हैं कि ये जो साकेत है, साकेत का जो सांस्कृतिक विरासत रही है, जो कल्चर रहा है, और खास तौर से जब लोकतंत्र आता है तो लोकतंत्र में ह्यूमैनिटी बहुत आती है, डिग्निटी और ह्यूमैनिटी, व्यक्ति की गरिमा और उसके मानवीय मूल्य। तो आज इन मानवीय मूल्यों और गरिमा को तोड़ने के लिए जो सरकार कोशिश कर रही है, आप उसे किस तरह से बचाने की कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि आपने बोर्ड भी लगा रखा है, साकेत मुक्त राष्ट्रव्यापी आंदोलन का बोर्ड भी लगा रखा है। तो हम जरा आपसे स्ट्रेटजी समझना चाहते हैं कि आप कैसे साकेत को मुक्त कराने की कोशिश कर रहे हैं, बनते जी। गौतम जी, ये जो साकेत नगर है, जिसको साकेत नगर कहेंगे, अब नगर भी जोड़ेंगे, महानगर भी साथ में जोड़ना जरूरी हो जाएगा हमारे लिए। सिर्फ साकेत कहने से हमारा काम नहीं चलेगा। साकेत महानगर है वो, यदि उसकी खुदाई पूरी की जाएगी तो वो पूरा का पूरा अयोध्या खाली हो जाएगा और नीचे महानगर निकलेगा। वो महानगर के ऊपर जो है अयोध्या बसी हुई है। और जिस प्रकार से इस देश में षड्यंत्र पूर्वक उसे नष्ट किया जा रहा है,
जैसे अभी आपके यहाँ पर एक पैनलिस्ट है विनीत मौर्य जी, उन्होंने पीएलआई दाखिल की थी, लेकिन उनकी पीएलआई को उन्होंने अभी ठंडे बस्ते में डाल दिया है। और इसलिए डाल दिया है कि दोनों को तो उन्होंने ले लिया है, लेकिन हिंदू को ले लिया, मुस्लिम को ले लिया, लेकिन इनकी जो पीएलआई को ठंडे बस्ते में डाल दिया है। यहाँ पर सारा का सारा खेल बहुत लंबा है, ये छोटा खेल नहीं है, इसको आप छोटा खेल मान के मत चलिए। पूरी दुनिया को मैं संदेश देना चाहता हूँ कि ये जो साकेत का खेल है, ये छोटा खेल नहीं है, ये बहुत बड़ा खेल है। उसको नष्ट करने के लिए, उसके अवशेषों को नष्ट करने के लिए, उसके रेमिनेंट्स को नष्ट करने के लिए, उसके एविडेंस को नष्ट करने के लिए अंदर क्रैशर मशीन लगी हुई है, अंदर जो है एग्जीक्यूशन हो रहा है, लेवलिंग हो रही है, और पूरी क्रैशर मशीन से कंक्रीट बना करके बालू बनाई जा रही है। तो ये जो मुझे जानकारी मिली हुई है, ये जानकारी जो मुझे प्राप्त हुई है, उससे ये समझ में आता है कि इनका अयोध्या के प्रति कितना दुय्यम दर्जे का रवैया है, कितना घृणात्मक रवैया है साकेत के प्रति। मैं आपको बता दूं, ये हिस्टोरिकल फैक्ट बताना चाहता हूं कि ये इस देश में थोड़ी बात बोलूंगा जो समझ में आएगी पूरी दुनिया के लोगों को, कि भारत जो है 2 विचारधाराओं से चलता है। 2 विचारधारा के अलावा तीसरी कोई विचारधारा नहीं है। एक मानवतावादी, एक गैर मानवतावादी, एक अम्बेडकरवादी, दूसरी ब्राह्मणवादी, एक मनुवादी, एक अम्बेडकरवादी। 2 विचारधारा है, समानता के असमानता की विचारधारा, मतलब ये विचारधारा 2 ही है, तीसरी कोई विचारधारा नहीं है। और आपको ये बता दूं मैं, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी कि भारत को ये अयोध्या का मामला नहीं है मात्र अकेला। अयोध्या को खोदेंगे तो पूरा महानगर निकलेगा, लेकिन भारत के अंदर जितने भी आपको पहाड़ दिखाई देते हैं, वो सारे के सारे पहाड़ जो स्तूपाकार बने हुए हैं, उनकी जब खुदाई की जाएगी तो वहां पर भी जो है आपको भगवान बुद्ध के अवशेष मिलेंगे। उज्जैन में 1990 में 90 नहीं 1996 में मैं जाकर के उज्जैन पहुंचा था। उज्जैन में एक वो था पहाड़ था, उस पहाड़ पर मुझे ले गए, वहां पर जाकर के मैंने दीवारें देखी, और तब जाकर के मैंने वहां अप्रोच किया थोड़ी सी लोगों के माध्यम से, तो आज वहां पूरा बौद्ध स्थल बन गया, वो पूरा पहाड़ जो है बौद्ध स्थल बन गया, हर साल मेला लगता है। तो जितने भी स्तूपाकार दिखते हैं पहाड़, उनकी यदि सर्वे किया जाए तो वो सारे के सारे स्तूप हैं, अशोक के द्वारा बनवाए हुए स्तूप हैं। और दूसरी बात बता दूं मैं आपके लिए, जितने भी इस देश में मंदिर हैं हिंदुओं के, उन मंदिरों में जितनी मूर्तियां लगी हुई है, 99% से ज्यादा मूर्तियां जो है भगवान बुद्ध की मूर्तियां हैं। उन मूर्तियों को थोड़ा सा हटाया जाए, उनके पर्दे बाहर किए जाएं, तो अंदर से जो मूर्ति निकल रही है भगवान बुद्ध की मूर्ति निकल रही है। तो ये जो है, ये कोई अयोध्या का मामला अकेला नहीं है, पूरे देश का मामला है, पूरी संस्कृति पर अटैक है, पूरी संस्कृति पर हमला है। और हमलावर कौन लोग हैं? हमलावर वो लोग हैं जिनको इस देश से कोई मोहब्बत नहीं है। और मोहब्बत क्यों नहीं है? क्योंकि वो इस देश के रहने वाले नहीं है। इसको पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी किताब में साफ साफ लिखा हुआ है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया में, कि आर्य बाहर से आए हुए सब जानते हैं इस बात को, वो भी जानते अच्छे से। तो जब उनका ये देश नहीं है तो देश के प्रति उनकी मोहब्बत कैसे होगी? इसलिए मैं ये कहता हूं कि वो जो कार्य कर रहे हैं, वो एक शब्द आपने सुना होगा, दोगला शब्द सुना होगा। दोगला शब्द सुना है? दोगला शब्द, जी। दोगला का मतलब क्या होता है? साफ एकदम बिल्कुल, दो गली। दो गला का मतलब दो गली पर चलने वाला, जिसकी 2 गलियां हैं, जिसकी जो 2 गली पर चलता है उसे दोगला कहते हैं। कौन सी 2 गली है? कहता कुछ है और करता कुछ है। कहता तो है समानता की बात, करेगा असमानता का काम। कहेगा प्राण हिंसा नहीं करना चाहिए, लेकिन प्राण हिंसा करेगा। कहेगा चोरी नहीं करना चाहिए, लेकिन चोरी करेगा। बनते जी, फिर हम और पैनलिस्टों को शरीक कर लें, फिर आपके पास आते हैं इसी प्रश्न को आगे बढ़ाते हुए। विनीत जी, आपसे समझना चाहते हैं कि बनते जी बड़ी जो बात कह रहे थे कि हम लोग एक गले के लोग हैं और एक गले से बात करते हैं, वो लोग 2 गले के लोग हैं, 2 गले से बात करते हैं। 2 गले के बात का मतलब यह है कि करनी और कथनी में जमीन आसमान का अंतर है। लेकिन हम उस पे अभी नहीं जाएंगे, हम सिर्फ
इस पे आना चाहते हैं कि क्या वास्तव में ये दो संस्कृतियों और महान विरासत की लड़ाई है। एक तरफ ह्यूमैनिटी है जो मानवीय मूल्यों की रक्षा करने के लिए, इंसानियत की रक्षा करने के लिए, व्यक्ति की गरिमा करने के लिए लड़ रही है, जिसका प्रतिनिधित्व आप लोग कर रहे हैं, आप कह रहे हैं, उसका प्रतिनिधित्व आप करते हैं। और दूसरे लोग हैवानियत के लोग हैं, शैतान दिमाग के लोग हैं, शैतानी जो कर्तव्य होते हैं, जो चरित्र होते हैं, उस तरह से प्रदर्शित करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आज की जो प्रचलित भाषा है, उस प्रचलित भाषा में ये कहें तो ये उद्योगपतियों का आम जनमानस पे किया जाने वाला प्रहार है। तो आप जो अभी साकेत बचाने के साकेत की मुहिम में लगे हैं और आप ये कहते हैं कि साकेत बुद्धों का था, है, रहेगा भी, ये अयोध्या का बला है। तो हम ये आपसे समझना चाहते हैं, आप किस आधार पे इसको दावा प्रस्तुत करते हैं कि वास्तव में बौद्धों का है और बौद्धों का ही रहेगा। जी विनीत जी। जी सर, सभी सभी लोगों को जय भीम, नमो बुद्धाय। ये हम ही नहीं कहते हैं, ये पुरातत्व विभाग कहता है। पूरे विश्व के पुरातत्वविदों के द्वारा जो निकल के आया है, जैसे पहले जनरल कनिंघम ने इस पे पूरा सर्वे पेश किया, खुदाई कराई, ये उन्हीं के द्वारा कहा जा रहा है। जो खुदाई हुई है उसमें जो अवशेष निकल के आए हैं, वो अवशेष खुद कह रहे हैं कि हम प्राचीन अवशेष हैं, तथागत बुद्ध के, धम्म सम्राट अशोक महान के अवशेष हैं। ये हम प्रमाणित नहीं कर रहे हैं, ये उस अवशेष स्वयं प्रमाणित कर रहे हैं कि ये तथागत बुद्ध की धरोहर है। और इस धरोहर को सुरक्षित और संरक्षित करने के लिए पूरे देश को आगे आना चाहिए। ये अकेले का मामला नहीं है, ये धरोहर है। और इसी धरोहर पे पूरे विश्व में भारत का नाम होता है कि भारत में धरोहर है तथागत बुद्ध के, सम्यक संबुद्ध के, और उसको धम्म सम्राट अशोक ने बनवाया था। इसलिए नहीं कि वो प्राचीन है, इसलिए कि वो पुरातात्विक धरोहर है। इसमें कहीं भी शंका नहीं है कि वो धरोहर को हम सुरक्षित संरक्षित कर रहे हैं। सरकार इस पे ध्यान नहीं देती है, पुरातत्व विभाग ध्यान नहीं दे रहा है। जबकि पुरातत्व विभाग को जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में बातें आई, फोटो आया, उस समय पुरातत्व विभाग को इस क्षेत्र को, पूरे क्षेत्र को अधिग्रहित करके उस पे खुदाई करके वैज्ञानिक ढंग से, अगर भारत के पुरातत्वविदों को ये ज्ञान न हो तो अंतरराष्ट्रीय पुरातत्वविदों को बुलाए, उनसे इसका अवलोकन कराए, निरीक्षण कराए, परीक्षण कराए, खुदाई कराए, वैज्ञानिक विधि से कार्बन डेटिंग कराए। तभी इस जो है ये स्पष्ट होगा कि हम कहाँ पे बचे हुए हैं। भारत भूमि जब विश्व में सोने की चिड़िया के नाम से पुकारा जाता था, ये वो धरोहर है, ये हमारी धरोहर है, पूरे भारत की धरोहर है। भारत के नागरिकों, वो किसी भी जात धर्म से हों, सारी धरोहर पुरातात्विक है, जिसके लिए भारत पहचाना जाता है। और इस धरोहर को बचाने के लिए मैंने राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, राज्यपाल को, यूनेस्को को, सबको एक पत्र भेजा कि इस धरोहर को बचाया जाए, जिससे हमारे राष्ट्र की धरोहर बच सके और हम अपने पूर्वजों के नामों को बचा सकें और विश्व गुरु फिर से बन सके। जी सर। जी 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 विनीत जी। डॉक्टर साहब, आपको आवाज आ रही है? जी जी आ रही है। अच्छा, डॉक्टर साहब, आपसे ये समझना चाह रहे हैं कि जिस तरह से हमारे दोनों माननीय बंटी जी और हमारे विनीत जी जो इस बात की लड़ाई लड़े हैं, उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा कि ये महान संस्कृत को दफन करने की कोशिश की जा रही है, और जो संस्कृत इस समय चल रही है, जो महान विरासत है, उसको दफन करने की कोशिश की जा रही है। मानवता पे पूरी तरह से दानवता को प्राथमिकता देने की कोशिश की जा रही है। तो आपसे जरा भौगोलिक दृष्टिकोण से और ऐतिहासिक दृष्टिकोण से और खास तौर से भाषाई दृष्टिकोण से 3 मिनट में हम समझना चाहते हैं, क्या बौद्धों का दावा कितना प्रबल है? जी डॉक्टर साहब। राणे साहब, कुछ भी कहने से पहले हमें इतिहास का पुनरावलोकन करना पड़ेगा।
जी इतिहास के पुनरावलोकन से तात्पर्य ये है कि जो इतिहास में पढ़ाया जाता है, क्या वो इतिहास सही पढ़ाया जाता है या गलत इतिहास पढ़ाया जाता है। हमारे वहां जो इतिहास पढ़ाया जाता है वह मूलतः प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास के नाम से जाना जाता है। जी जबकि पुनरावलोकन की दृष्टि से जब आप देखेंगे तो आपको ये लगेगा कि इस तरह से इतिहास को पढ़ाया जाना इतिहास का मजाक ही है। जी इतिहास को 4-5 खंडों में जब तक बांट के आप नहीं पढ़ेंगे, सभ्यता की दृष्टि से, संस्कृत की दृष्टि से, तब तक आपको आवाज नहीं सारी मिल रही चीजें स्पष्ट नहीं होंगी। गौतम जी, जैसे जी जैसे जी आवाज बुद्धकालीन नहीं मिल रही। इतिहास, जी बुद्धकालीन जी इतिहास, ब्राह्मणकालीन गौतम जी, आवाज नहीं इतिहास, मिल रही। बनते जी एक सेकंड आ रहे हैं हम आपको, थोड़ी सी आवाज नहीं मिल प्रॉब्लम रही, है, अभी आवाज ठीक हो जाएगी। आप, हाँ आवाज नहीं मैं पहुंच समझ रही। रहा बुद्धकालीन हूँ, आ रहा हूँ। बनते जी हम आ रहे हैं आपके पास। जी आवाज जी नहीं पहुंच डॉक्टर रही हमारे साहब, पास। अरे वो थोड़ी बुद्ध प्रॉब्लम है, अभी पहुंच जाएगी आपके पास आवाज। जी डॉक्टर डॉक्टर साहब साहब की बताइए। आवाज नहीं मिल रही। अभी पहुंच जाएगी आवाज, थोड़ी सी प्रॉब्लम है, पहुंच जाएगी। जी बताएं डॉक्टर साहब। बुद्धकालीन इतिहास, ब्राह्मणकालीन इतिहास, मुगलकालीन इतिहास, अंग्रेजकालीन इतिहास और आधुनिक भारत जिसको हम कहते हैं संवैधानिक कालीन इतिहास। ये सभ्यताओं के पनपने और उनके नष्ट होने का काल सब बताया जाता है। जी इस देश को अभी मौर्य जी ने भी कहा और बौद्ध जी ने भी कहा, ये दो संस्कृतियों की लड़ाई आज से शुरू नहीं हुई। ये दो जी संस्कृतियों की लड़ाई ईसा जी के पहले से शुरू हो गया। जी ईसा के पूर्व से दो संस्कृतियों की लड़ाई शुरू थी। एक तो बुद्ध का काल था, जिसको हम मानवतावादी संस्कृति कहते हैं, जो आपके जी संविधान, जो आप आज का भी आपका संविधान है वो मानवतावादी है। तो एक जी संवैधानिक दृष्टि से हम उसको मानवतावादी संविधान कहते हैं, काल कहते हैं। और पुष्यमित्र शुंग के जमाने से जो एक संस्कृत का विनाश शुरू हुआ, जिसको कह लीजिए आप कि एक संस्कृत को, मानवतावादी संस्कृत को विनष्ट करने का जो कुचक्र रचा गया, और वहीं जी से जिसको बहुत सारे लोग सुर असुर संग्राम कहते हैं, कुछ लोग जी आर्य अनार्य संग्राम कहते हैं, ये संस्कृतियों की लड़ाई शुरू से रही है। और संस्कृतियों को जी विनष्ट करके ही प्रभुत्व को कायम करने की बात शुरू से चलती चली आ रही है। और जी जब भी मानवतावाद की बात होगी, पूरे विश्व में मानवता की बात जब भी होगी, तो भगवान बुद्ध को याद किया जाएगा। और जब भी गैर मानवतावाद की बात होगी, तो मनु को याद किया जाएगा। इनकी सारी संस्कृति ही तोड़ो और राज करो पर आधारित था। इसी नाते ये दोष अंग्रेजों को देते हैं, लेकिन ये आर्य संस्कृति रही है। और विशेष रूप से मैं कहना चाहूंगा कि जातियों में, वर्गों में जो बांटने की संस्कृति रही है, ऊंच नीच की जो संस्कृति रही है, ये गुलामगिरी, मैं मेरे सामने फूले की एक किताब देखिए पड़ी हुई है, गुलामगिरी। गुलामगिरी जी का तात्पर्य उन्होंने यही बताया कि संस्कृतियों को थोपने का सबसे बेहतर उपाय है कि आपको मूर्ख बनाए रखा जाए और देवी देवताओं और भगवानों को आपके मन मस्तिष्क पर लाद करके ही आपकी बुद्धि विवेक को नष्ट किया जाए। आज जो भी किया जी जा रहा है वो भारत सरकार की संस्कृत विभाग से प्रस्तावित है। आप सुबह उठिए, आप देखिए सारे रेडियो टीवी चैनल में सबसे पहले क्या आप सुनना चाहते हैं, आप डॉक्टर वही साहब आपको एक चीज सुनाया आपसे, जाता है। डॉक्टर साहब जरा एक छोटा सा आप प्रश्न ले लें। जी जिस तरह से ये कहा जाता है कि हिंदू लाखों साल पुराना सांस्कृतिक विरासत है, तो हम ये समझना चाहते हैं कि हिंदू के जितने भी धर्मशास्त्र हैं वो तो जी संस्कृत में लिखे गए हैं, और आप जी भाषा विज्ञान पे भी आपकी अच्छी खासी पकड़ है, और जी संस्कृत की जी उत्पत्ति सातवीं शताब्दी से शुरू होती है, तो लाखों साल पुराना कैसे ये इनके धर्मशास्त्र हो सकते हैं, इनकी संस्कृति हो सकती है? ये जरा कंफ्यूज करता है, जरा समझाएं इसको। राणे साहब, सबसे बड़ी समस्या ये है
कि लोग भाषा विज्ञान को पढ़ना नहीं चाहते हैं। हमारे वहाँ तथ्य जो हैं वह, जैसा कि विनीत मौर्य जी ने भी कहा, ऐतिहासिक तत्व अन्वेषणों से ही आए हैं, खुदाइयों से ही निकले हैं। और बौद्ध संस्कृति को जो दफन किया गया है, ईसा से 563 साल पहले गौतम बुद्ध के आने की बात कही जाती है, और ईसा से लगभग 150 साल पहले तक मौर्य वंश के शासन की बात कही जाती है। संस्कृत हमारे वहां पारसी नहीं, ये क्या कहते हैं, अरबियन कंट्रीज से जो भाषा आई थी, वो पिजिन भाषा बन करके, और जो यहाँ की मूल भाषा प्राकृत, और यहाँ की जो भाषा थी, जिस भाषा में आप देखिए तो पाली और प्राकृत में सारे खुदाइयां जो निकल रही हैं, उसमें जो अवशेष मिल रहे हैं वो पाली और प्राकृत में ही मिल रहे हैं। तो पाली और प्राकृत से जो अरबियन कंट्रीज की जो भाषा आई, आर्यन कंट्रीज से जो भाषा आई, उनके घालमेल से जो नई भाषा बनी उसको संस्कृत कहते हैं। वो परिमार्जित रूप नहीं है, वो घालमेल वाली भाषा है, और इसी नाते ये भाषा आज तक प्रचलित नहीं हो पाई। ये भाषा मूलतः पुष्यमित्र शुंग के जमाने की मानी जाती है, ईसा से 150 साल पहले की मानी जाती है लगभग। और सारी इनकी वेद पुराण उपनिषद जितनी रचनाएं हैं, ये सब ईसा के आसपास की हैं। इनके चाहे वेद रचे गए, चाहे मनुस्मृत रची गई, मनुस्मृत की भी बात उसी समय कही गई। अब तो इतिहास का जो मुआयना हो रहा है, ये प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद की एक किताब मेरे पास पड़ी हुई है, इतिहास का मुआयना। अब इतिहास का मुआयना ऐसे कहने से नहीं, गलत इतिहास लिखने से नहीं, बल्कि जमीन के नीचे से जो इतिहास निकल करके हमारे सामने आ रहा है, पुरातत्व के हिसाब से इतिहास का मुआयना शुरू हो गया है। तो इतिहास के मुआयने से स्पष्ट होता है कि इनकी जो संस्कृत की भाषा है, वो आज से भारतवर्ष में 2000 साल के आसपास की भाषा है। लाखों वर्ष प्राचीन जो ये कहते हैं इनकी संस्कृति है, तो मैं भूगोल का विद्यार्थी रहा हूँ, पृथ्वी की उत्पत्ति और मनुष्य की उत्पत्ति ही पढ़ाता और पढ़ता रहा हूँ। तो लाखों साल पहले, इनके हिसाब से कहा जाए तो लाखों साल पहले इस पृथ्वी पर मनुष्य की ही उत्पत्ति नहीं हुई थी। तो ऐसी स्थिति में इनकी संस्कृत की बात क्या करेंगे? इनके तो सारे संस्कृत और सारी चीजें, इतिहास में हम ग्रह उपग्रह पढ़ाते हैं, पृथ्वी और सूर्य की परिक्रमा करके पढ़ाते हैं। इनके हिसाब से तो इनकी पृथ्वी शेषनाग के फन पर इकट्ठी हुई है। इनकी पृथ्वी को कभी कभी कोई लेके भागता है, असुर लेके भागता है। जी, फिर डॉक्टर साहब आ रहे हैं, फिर उस पे लौट करके आते हैं। मैं 1 मिनट में इस बात को खत्म कर दूं। मेरे कहने का तात्पर्य है कि बौद्ध जी ने जिन बातों को शुरू किया कि ये संस्कृतियों की लड़ाई, एक तरफ मानवतावादी संस्कृति है और दूसरी तरफ संविधान की संस्कृति है, माने गैर मानवतावादी संस्कृति है। तो आज जो बुद्ध की संस्कृति को नष्ट करने का प्रयास किया जा रहा है, वो मानवतावादी संस्कृति को विनष्ट करने का प्रयास किया जा रहा है। और ये प्रयास आज से नहीं हो रहा है, ये प्रयास हजारों साल से हो रहा है। और पिछले कुछ वर्षों से शासन प्रशासन का वरद हस्त जब इनको मिला है, उससे ज्यादा भयंकर रूप से हमारे सामने आ रहा है। तो इसको बहुत हल्के में लेने की जरूरत नहीं है। पूरे विश्व को जो इस देश की धरोहर है, संस्कृति, जो इस देश की संस्कृति है, उसको बचाने के लिए सबको आगे आना चाहिए। और जो जमीन के नीचे से निकल रहा है, उसकी कार्बन डेटिंग करा करके उसकी सभ्यता और उसकी संस्कृति को भारत की धरोहर मान करके उसका इतिहास लिखा जाना चाहिए। तब पता चलेगा कि राम प्राचीन है कि बुद्ध प्राचीन। जी जी जी, डॉक्टर साहब भंते जी आपके पास आ रहे हैं। ये समझने की कोशिश करते हैं कि भाषा विज्ञान के जो भी छात्र हैं, सब जानते हैं कि भाषा विज्ञान जो भी पढ़ रहा होगा, ये जानता है कि प्राचीनतम भाषाएं 5 भाषाएं हैं: प्राकृत, पाली, छांदस, अपभ्रंश और पैशाची और अपभ्रंश। प्राकृत वो जो यहाँ वो बोलते थे, प्राकृत भाषा जो जैन लोग बोलते थे, उनके प्राकृत भाषा। पाली भाषा जो बुद्धिस्ट बोलते थे। छांदस भाषा जिन्हें आज आर्यन और हिंदू कहा जाता है, वो बोलते हैं। पैशाची भाषा जो यहाँ के मूल निवासी थे, जिनको पैशाची का मतलब वो पिशाची भाषा कह दिया गया,
पिशाची को परिमार्जित करके पैशाची भाषा कर दिया। और पांचवी जो भाषा अपभ्रंश, अपभ्रंश का मतलब उसकी कोई अपनी लिपि नहीं है। अपभ्रंश का मतलब जो अपशब्द कहे जाते थे उसको अपभ्रंश मान लिया गया। और जिस डेमोक्रेसी की हम बात कर रहे हैं वो डेमोक्रेसी जो ग्रीक का वर्ड है उससे आया है। ग्रीक का वर्ड डेमोस, डेमोस का मतलब ये होता है कि पावर है, जो सत्ता है वो पब्लिक की हो, लोगों के द्वारा की गई सत्ता हो। और इसी सत्ता को बौद्ध धर्म ने आगे बढ़ाया था। तो आपसे ये समझना चाहते हैं कि डॉक्टर साहब ये कह रहे थे कि इतिहास को ही गलत तरीके से बताया जा रहा है, और इतिहास को समझने के लिए जो पुरातात्विक विभाग से उत्खनन में अवशेष निकल रहे हैं उसकी कार्बन डेटिंग कराई जाए, और कार्बन डेटिंग के आधार पे भाषा विज्ञानियों से जांच कराया जाए ये कौन सी भाषा है, तो वो बता देंगे कि ये कौन सी भाषा है, किस काल की होगी। तो आपसे ये समझना चाहते हैं कि ये जो सारी चीजें जबरदस्ती दबाने की कोशिश की जा रही है, तो इतिहास गलत पढ़ाया जा रहा है, तो केवल ये दोष दे करके तो हम नहीं रह सकते कि इतिहास गलत पढ़ाया जा रहा है तो हम मुक्त हो गए। जो लोग इतिहास गलत पढ़ा रहे हैं, इतिहास सही पढ़ाया जाए उस दिशा में आप लोग क्या प्रयास कर रहे हैं, बनते जी? हाँ गौतम जी, इस देश में एक संस्कृति रही है इस देश में कि दो तरह से इतिहास को लिखा गया है। एक तो इतिहास को बिना घटनाओं के इतिहास बनता नहीं है। कोई आज घटना घटती कल वो इतिहास बनता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे बाबरी मस्जिद को गिराया गया है तो 6 दिसंबर को ही क्यों गिराया गया, वो अब इतिहास बन चुका है। तो इस प्रकार से एक तो ये घटना है। दूसरा है लिपिबद्ध, कोई चीज को लिख दी जाती है तो वो भी घटना, वो भी हमारा इतिहास बन जाती है। एग्जाम्पल के लिए अशोककालीन स्तूप, अशोककालीन बिहार, अशोककालीन जो लिपि आई है जिसको कहते हैं धम्मलिपि, इन धम्मलिपि को कालांतर में लोगों ने, खासतौर से ब्राह्मणों ने उसको ब्रह्मलिपि कह दिया है। तो ब्रह्मलिपि का मतलब ये भ्रमलिपि, भ्रम पैदा करती है वो। ब्रह्म का मतलब ये भ्रम, तो भ्रम पैदा करने वाला है वो, हर चीज में भ्रम पैदा करते हैं। ब्रह्मा कह दिया है तो ब्रह्म का मतलब भ्रम पैदा करने वाला ये उसका अपभ्रंश है। तो इसीलिए आप देखेंगे कि कोई शब्द आया इतिहास में, उस शब्द की परिभाषा को समझने की कोशिश करेंगे कि हमेशा इतिहास को तोड़ मरोड़ के लिखा गया है। और इतिहास को तोड़ मरोड़ के लिखने के दो तरीके हैं। एक तो वो तरीका है जैसे आज आप देख रहे हैं कि तोड़ फोड़ करके इतिहास को लिखा जा रहा है, जैसे मूर्तियां हैं हमारे अवशेष, उनको तोड़ फोड़ के इतिहास बनाया जा रहा है। और दूसरा भाषा को तोड़ फोड़ के इतिहास बनाया जा रहा है, भाषा को बदल करके इतिहास बनाया जा रहा है, अपनी भाषा में अपने तरीके से लिखने का काम किया जा रहा है। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं। मैंने अभी कल एक वीडियो क्लिप सुनी है, उसमें यह था कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कुछ 5-6 लोगों ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया है, बस सिर्फ 5-6 लोगों ने किया, और बाकी सब सनातनी है पूरे, और किसने ग्रहण नहीं किया है। तो ये जो चीजें इस तरह की बनाई जा रही हैं लोगों में भ्रम पैदा करने के लिए, बार बार भ्रम पैदा किया जा रहा है, हर बार भ्रम पैदा किया जा रहा है। और भ्रम पैदा करके, जैसे अब एग्जाम्पल के लिए आप समझने की कोशिश करेंगे, इस देश में आज वर्तमान में इस तरह की बात बताई जा रही है कि रिजर्वेशन खत्म होना चाहिए, समझने की कोशिश करेंगे, और आर्थिक आधार पर रिजर्वेशन होना चाहिए। उसका तर्क दे देते हैं वो, कि तर्क ये देते हैं कि क्योंकि गरीबों को नहीं मिल पा रहा है इसलिए गरीबों को मिलना चाहिए, तो जो धनवान पैसे वाले होगा उनको खत्म कर दें, उनका रिजर्वेशन खत्म कर देना चाहिए, ताकि उन गरीबों को भी ना मिले और धनवानों को भी ना मिले, किसी को ना मिल सके। तो ये ऐसी बात को दिमाग भंते जी, हम सिर्फ ये समझना चाहते हैं आपसे कि प्रधान सेवक जी ने, प्रधानमंत्री तो हमारे देश से विलुप्त हैं, प्रधान सेवक जी ने ये कहा है कि चाहे जो भी हो जाए, जो भी परिस्थितियां हमें देखनी पड़े, अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन करके रहेगा। तो क्या प्रधान सेवक जी आपसे डर गए हैं या आपको चेतावनी दे रहे हैं? नहीं, उनको जो है इस समय उनको मौका मिला। मैंने पहली डिबेट में भी कहा था कि व्यवस्था उनके सपोर्ट में है। आज आप सिर्फ मांगते रहिए, आप आवेदन लगाते रहिए। मैंने भी बहुत सारी यहाँ से फैक्स किया है, वो ऑनलाइन मैंने भी बहुत सारे जो है आवेदन दे दिए, लेकिन उससे होने जाना कुछ नहीं है, सब रद्दी की टोकरी फेंक दिए जाएंगे। हमारा मूवमेंट जो है वो तभी कामयाब होगा जब हम उसके लिए सड़कों पर उतरेंगे।
हमारा मूवमेंट तभी कामयाब होगा जब सारी दुनिया के भिक्षु इकट्ठे होंगे, सारी दुनिया के उपासक इकट्ठे होंगे और सारी दुनिया के लोग जो चाहने वाले लोग, बुद्ध को चाहने वाले, बुद्ध की विरासत को बचाने वाले लोग हैं, बुद्ध की संस्कृति की रक्षा करने वाले लोग हैं, वो जब सारे इकट्ठे होंगे तभी हम इस संस्कृति को बचा पाएंगे। और जी संस्कृति जी को बचाने के लिए दो तरीके हैं, या तो आप कानूनी लड़ाई लड़िए, कानूनी लड़ाई में आप हार जाएंगे क्योंकि आज व्यवस्था उनके सपोर्ट में है, आज व्यवस्था उनके पक्ष में खड़ी हुई है, आज पावर उनके पास है, चाहे हर तरह का पावर उनके पास है, और आपके पावर एक पावर है बस अकेला, वो है मेन पावर। मेन जी जी पावर बंते से जी, आप फिर जो हम है, बंते जी फिर हम मेन आपके पावर, पास लौट करके आ रहे हैं। जी हाँ, बंते जी आ रहे हैं हम आप आपके मैं, पास। जी हाँ, जी हाँ, जी बंते हाँ, जी हम आपके मैं पास आ रहे हैं। जी हाँ, बंते जी आ रहे हैं आपके पास। विनीत जी, हम इस बात को जी समझना चाह रहे थे कि जो हम प्रश्न ले रहे थे बंते जी से, वो जवाब आ नहीं पाया। हमें दुनिया के दर्शकों को ये जवाब बताना है कि प्रधानमंत्री जी जब ये कह रहे हैं कि दुनिया चाहे जो हो जाए, अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन करके रहेगा, तो क्या बौद्धों के शुरू किए आंदोलन से प्रधानमंत्री या प्रधान सेवक जी डर गए हैं या बौद्धों को धमकी दे रहे हैं? हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं। सर, ये डरे हुए लोग हैं और ये मंदिर बनाने के पक्ष में नहीं है, ये सत्ता प्राप्त करने के का काम कर रहे हैं। इनका मकसद है सिर्फ सत्ता प्राप्त करना, और हर जगह हो गए हैं फेल। धर्म में ये हिंदू बना के ओबीसी एससी एसटी को माइनॉरिटी के मुस्लिम के खिलाफ लड़ा के अभी भी ये सत्ता कायम करना चाहते हैं, और सत्ते की लड़ाई है। हम विरासत बचाने की बात करते हैं, जिससे भारत का मस्तक ऊंचा होता है और पूरे देश को खड़ा होना चाहिए। इसमें हमें सिर्फ बौद्धों को ही नहीं, पूरे आवाम को खड़ा होना चाहिए कि ये विरासत है। जो भी चीजें जमीन से निकलती हैं वो विरासत होती हैं, प्राचीन अवशेष होते हैं, उनपे शोध होते हैं, रिसर्च करने के लिए पूरे विश्व से लोग आते हैं। ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री कहीं ना कहीं बौद्ध अवशेषों को लेके ये भटक गए हैं कि विदेश में जाते हैं तो बुद्ध की बात करते हैं कि हम युद्ध नहीं बुद्ध लेके आए हैं, और अपने देश में सत्ता को हथियाने के लिए श्रमण संस्कृति और ब्राह्मण संस्कृति में ये टकराव पैदा करते हैं। इनको तो स्वयं चाहिए कि ये आर्कियोलॉजी साइट घोषित करना चाहिए, और इस पे पुरातत्व के हिसाब से अंतरराष्ट्रीय पुरातत्वविदों को बुला के इस जगह को प्रमाणित करवाना चाहिए कि ये अवशेष कैसे हैं, और ये अवशेष प्राचीन अवशेष ये मिलते हैं तो यहाँ पे अंतरराष्ट्रीय लोगों का आवागमन शुरू होगा, भारत को आय जो है प्राप्त होगी, डॉलर प्राप्त होंगे, और यहाँ पे पूंजी जब एक आएगी, यहाँ पे लोगों का आना जाना जब शुरू हो जाएगा तो यहाँ की संस्कृति बाहर जाएगी, और अच्छे मान सम्मान के साथ भारत को देखा जाएगा कि हम भारत का जो सिर नीचा कर दिए हैं वो गर्व से ऊंचा हो जाएगा। सर जी 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 विनीत जी, बहुत अच्छी आपने बात कही है। डॉक्टर साहब आपके पास आ रहे हैं इसी प्रश्न को आगे लेकर के। जरा सा थोड़ा सा प्रश्न हम बदलते हैं, और आता यही है प्रश्न, हम ये बदलते हैं कि जो प्रधान सेवक जी दुनिया में जाकर के ये कहते थे कि हमें युद्ध नहीं बुद्ध चाहिए, तो आज बुद्धिस्टों की जो सक्रियता बढ़ी है, बड़े पैमाने पे सक्रियता बढ़ी है, तो क्या प्रधान सेवक जी को ये डर लगने लग गया कि अगर इनकी सक्रियता बढ़ेगी तो जो बुद्ध के नाम पे हम पाखंड फैला रहे हैं वो पाखंड नहीं फैला पाएंगे, असलियत सामने उठ करके आ जाएगी, और डेमोक्रेसी जो मूल आत्मा बौद्ध धर्म की रही है, मूल मंत्र जो बौद्ध धर्म का रहा है, उस डेमोक्रेसी को फिर हमें मजबूत करना पड़ेगा, और वो डेमोक्रेसी मजबूत नहीं करना चाहते हैं। क्या इसीलिए डर करके ये धमकी दे रहे हैं क्या डॉक्टर साहब? राणे साहब, दो बातें हैं। पहली बात तो ये कि हमारे प्रधानमंत्री जी जिस पृष्ठभूमि से निकले हुए हैं वो आरएसएस की पृष्ठभूमि है, और उनकी विचारधारा वही है जो आर्य संस्कृत की विचारधारा है। और दूसरी, जो इस देश की जो
विचारधारा है, ये जो देश चलता है, वो संविधान से चलता है, मानवतावादी विचारधारा से चलता है। हमारे वहां कहा जाता है कि चोर की दाढ़ी में तिनका, उसको डर है, जो बात आप बार बार कह रहे हैं, वो इस बात का डर है कि जब इतिहास को खंगाला जाएगा, पुरातत्व को खंगाला जाएगा, तो जिस संस्कृत की ये बात करते हैं वो संस्कृत कहीं टिक नहीं पाएगी, इस जी। नाते कि ये बनावटी संस्कृत, और बनावटी संस्कृत का कोई आधार नहीं होता है, इसलिए ये बार बार इस बात को कहते हैं। अच्छा, दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं, जो बात अभी मौर्य जी भी कह रहे थे और बौद्ध जी भी कह रहे थे, कि भारत की जो संस्कृति है वो मानवतावादी संस्कृति है, और मानवतावादी संस्कृति को खंड खंड करने के लिए हमेशा रेगुलर ये प्रयास चलता रहता है। आप खुद देख लीजिए, मैंने एक पिछली बार अभी अपने वक्तव्य में एक स्टेटमेंट देने का प्रयास किया था आपको, कि जब आप सुबह से लेके शाम तक जो भी बात करते हैं, जो भी बात से लेके शाम तक करते हैं, उसके पीछे एक संस्कृत विभाग की सोच है, वही आपको सोची जा रही है, सोचवाई जा रही है, वही कहलवाई जा रही है। कहीं से भी भारत को विज्ञान की तरफ आगे बढ़ाने का प्रयास नहीं किया जा रहा है। इस देश में विज्ञान की जरूरत है। आज देश का जो माहौल है, जिस तरह की परिस्थितियां हैं, इसमें विज्ञान और मानवतावादी दृष्टिकोण की आवश्यकता है। और ये बार बार जो इस बात को कहते हैं, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, अरे भाई आप सक्षम हैं, आपको कहने की जरूरत क्या है कि हम ये करेंगे? अब तो कोर्ट ने आपको आदेश दे दिया है, आप बनाइए, कौन रोकता है आपको? लेकिन बार बार ये कहना कि हम भव्य राम मंदिर बनाएंगे, ये राजनीतिक भाषा है। और ये इस देश में जो उनकी विचारधारा के लोग नहीं है, उनको एक तरह से धमकाने की भाषा, बार बार धमकाने की, और विशेष रूप से धार्मिक रूप से एक बड़े समाज को इकट्ठे करके उसको राजनीतिक लाभ लेने के उद्देश्य से ये बात बोली जाती है। आखिर आप यहाँ राम की बात करते हैं, विदेश में जाके कहते हैं तो बुद्ध की बात करते हैं, ऐसा क्यों है? तो इसका तात्पर्य ये है कि जैसे भंते जी कह रहे थे कि आप दोगले किस्म के लोग हैं। दो गले का मतलब दो तरह की भाषा, दो गले किस्म के नहीं, दो गले, डॉक्टर साहब दो गले वाले लोग। हाँ हाँ, वही बात है। उनके दिल दिमाग में कुछ और है, मुंह से कुछ और निकलता है। राजनीतिक लाभ लेने के लिए डॉक्टर अंबेडकर की बात करेंगे, अंबेडकर के रिजर्वेशन को खत्म नहीं होने देंगे, हमारी लाशों पर से हमको मारो, हमारे देश के दलितों को के ऊपर कोई अन्याय अत्याचार न करो, और जो अन्याय अत्याचार करने वाले लोग हैं उनको पुरस्कृत किया जाता है। तो ऐसी स्थिति में ये जो दो गले वाले लोग हैं, ये भारतीय संस्कृति को, भारतीय संविधान को नष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। और वो भाषा सही है जो आप बार बार कह रहे हैं, उनके मन में ये डर है कि हम विदेश में जाएंगे तो क्या बात करेंगे, अपने देश में कुछ और, विदेश में कुछ और। तो ऐसी स्थिति में ठीक वही बात है कि मन में उनको भय है कि जिस दिन ये मानवतावादी लोग उठ खड़े होंगे और पूरे देश के लोग जो मानवता को मानने वाले लोग हैं, बुद्ध को मानने वाले लोग हैं, उसकी संस्कृति को मानने वाले लोग हैं, संविधान को मानने वाले लोग हैं, डॉक्टर अंबेडकर को मानने वाले लोग हैं, वो इकट्ठे होकर के जब पूरा तात्विक आधार पर अपने संस्कृति को बचाने की बात करेंगे, तो वो ऐसा न कर पाए, उसके पहले उनको धमकाने का प्रयास किया जा रहा है। सवाल ये है कि कोर्ट ने तो आपको कह ही दिया कि भैया आप मंदिर बनाओ, कोर्ट ने यह भी मान लिया कि वहां राम जैसी कोई चीज नहीं थी, कोर्ट ने यह भी मान लिया कि पुरातात्विक कोई प्रमाण नहीं मिला है, फिर भी उसने आदेश दे दिया, तो बनाओ राम का मंदिर, कौन रोकता है भाई? लेकिन उद्देश्य इनका राम का मंदिर बनाना नहीं है। उद्देश्य यह है कि परजीवी प्रकार के लोग जो बुद्धिजीवी कहते हैं, जिनको परजीवी कहते हैं, कि ये दूसरे के संसाधन पर जीने वाले लोग अपने को एक निजी संसाधन बनाना चाहते हैं, उनकी पीढ़ियां आने वाले दिनों में राज करें, उसका उपभोग करें, और उसी का परिणाम है। आप देखिए कि राम के संबंध में मंदिर बनाने के लिए जो समिति बनी है, उसमें एक भी किसी कोई और नहीं है, सब वही लोग हैं। अरे आपको हिंदू संस्कृति से मतलब है, तो जो SC ST OBC को आप हिंदू मानते हैं, सबकी भागीदारी क्यों नहीं सुनिश्चित किए? उसमें भागीदारी सुनिश्चित हो जाएगी तो वो संसाधन में भी भागीदार होंगे। और ये आप चाहते नहीं है मंदिर की पूरी कमाई आपको मिले,
तो उद्देश्य वही है, राम का मंदिर बनाना उद्देश्य नहीं है, राम के नाम पर राजनीतिक लाभ लेना उद्देश्य है। और अगर कभी मंदिर बन भी जाए तो दूसरों की मेहनत की कमाई का उपभोग हम ही करें, उद्देश्य ये है। और ये जो हजारों साल से ईसा के आसपास से जो संस्कृति चल रही है, ये आपको वर्गों में बांट करके और एक बना लिया गया कि हमारा क्या काम है, आपका क्या काम है। आपका काम दास्ता करना, सेवा करना, वही करो। हमारा काम बल बैठ करके खाना है, शिक्षा दीक्षा देना लेना हमारा काम है। जो कुछ करेंगे, जो हम कहेंगे, वही ब्रह्म वाक्य है। जैसे ब्रह्म वाक्य बौद्ध जी ने कहा, ब्रह्म वाक्य है। और इस देश में, इस पृथ्वी पर, इस पृथ्वी को चलाने वाले देवता हैं, देवता मंत्र के अधीन है और मंत्र ब्राह्मण के अधीन है। इस नाते पूरी दुनिया ब्राह्मण के अधीन है। हम जो कहेंगे वही सच है। इस बात को लेकर के सारी ये जो घालमेल है, और दूसरा कुछ नहीं राणे साहब, ये दो संस्कृतियों के टकराव का प्रकरण है। एक मानवतावादी संस्कृति है, एक मनुवादी संस्कृति है। और डॉक्टर साहब फिर लौट के आते हैं आपके पास। डॉक्टर साहब फिर लौट के आते हैं। भंते जी, अब आपसे हम समझना चाह रहे हैं कि डॉक्टर साहब ये कह रहे थे कि जो शुरुआत हुई है, जो दूसरे को कहते थे कि अंग्रेजों ने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी बनाई, तो रूल, भंते जी आवाज आ रही है आपको? आ रही। जो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी है, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी कोई अंग्रेजों ने नहीं बनाया। डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी को अंग्रेजों ने बड़े पैमाने पे इस्तेमाल किया। और इस बात को डॉक्टर साहब कह रहे थे कि जब आपके ऋग्वेद की शुरुआत करते हैं, ऋग्वेद की शुरुआत करते हैं, जरा डिस्टर्ब न करिएगा, ऋग्वेद की शुरुआत करते हैं तो ऋग्वेद की शुरुआत ही यहाँ से होती है कि देवाधिनाम जगत सर्व मंत्राधिनाम देवता ते मंत्रा ब्राह्मणाधिनाम तस्मान ब्राह्मण देवता। अर्थ वो बता चुके हैं, अर्थ पे हम नहीं जाना चाहते हैं। तो क्या ये लगता है कि इस समय जो द्वंद्व चल रहा है, वो द्वंद्व विज्ञान और अंधविश्वास के बीच है? वो द्वंद्व परजीवी तथाकथित बुद्धिजीवी और सहजीवी वास्तविक बुद्धिजीवी के बीच चल रहा है? तो ये जरा हम आपसे समझना चाहते हैं मंत्री जी। गौतम जी, बहुत अच्छा सवाल है। मैं आपको बता दूं कि ये हम लोग जो मानने वाले लोग हैं देश के, वो जो है भगवान बुद्ध के रास्ते पर चलने वाले लोग हैं। हम आस्था में विश्वास कम रखते हैं और रास्ता में विश्वास ज़्यादा रखते हैं। हम रास्ते पर चलने वाले लोग हैं, हमारे पास रास्ता है। उनके पास कोई रास्ता नहीं है तो भटकते हैं और भटकाते हैं। तो ये डिवाइडिंग और रूल्स की बात कर रहे हैं ना, अंग्रेजों ने जो राज किया है ना, उससे बड़ा काम अभी हो रहा है। डेमोक्रेसी में भी वही काम हो रहा है। डेमोक्रेसी में भी जो व्यवस्था चल रही है, मनु की व्यवस्था आज भी कायम है। और मनु की व्यवस्था के आधार पर ही, जाति के आधार पर ही हर कोई निर्णय होता है। हर व्यक्ति को जाति के आधार पर लड़ाना बड़ा आसान है, बहुत आसान है। तुम छोटे हो, तुम बड़े हो, ये व्यवस्था जो बनी हुई है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र की जो व्यवस्था बनी हुई है, उसके अंदर जो 6748 जातियां बनी हुई है, वो सारी जातियां इसका प्रमाण है कि डिवाइडिंग रूल का प्रमाण है ये, कि ये भी एक व्यवस्था है जिस व्यवस्था के तहत भारत देश में चल रहा है। तो ये रूल चल रहा, इस रूल के खिलाफ संविधान लिखा गया है कि हम इस देश में समानता का अधिकार देते हैं, मानवीय अधिकार देते हैं। अब हमारे कानून में सब लोग बराबर हैं। तो जो लोग इस देश को व्यवस्था को चलाते चले आए हजारों वर्षों से आज तक, उनको बाबा साहब अम्बेडकर का जो संविधान है, जो भगवान बुद्ध की विचारधारा पर लिखा गया है, भगवान बुद्ध के पंचशील पर लिखा गया है, वो उसको बर्दाश्त कैसे कर पाएंगे? उनकी सारी सत्ता तहस-नहस हो जाएगी, मात्र कुछ लोगों को, थोड़े ही लोगों को इस समानता का लाभ मिला। समानता का लाभ थोड़े लोगों को मिला तो उसको बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। तो अब ये बताइए, अगर लंबे समय तक चलता रहेगा इस तरह का, तो कैसे बर्दाश्त कर पाएंगे वो? तो ये रूल जो डिवाइडिंग का रूल है, डिवाइडिंग एंड रूल्स, कि डिवाइड करो, इनको बांटो और रूल करो, शासन करो, तो वो शासन कर ही रहे हैं। आज भी वही शासन चल रहा है। क्या आपको नहीं लगता है कि आज जो है शासन सत्ता में बैठे हुए लोग, हमारे समाज के तथाकथित बहुजन समाज के लोग या अम्बेडकरवादी लोग, बाबा साहब के उसका लाभ लेने वाले लोग नहीं है कि सत्ता में बैठे हुए हैं? आज भी मैं कहता हूं कि सारे जो है जितने भी पार्लियामेंट में
हमारे सांसद हैं वो, और जितनी विधानसभा में हमारे विधायक हैं SC ST BC के, यदि वो एक साथ इकट्ठे हो जाए तो नतमस्तक हो जाएंगे ये लोग। इनका राम मंदिर तो बात जी छोड़ जी दो, इनको बंसी जी इनको ये बंसी जी लगेगा, एक सेकंड, इनको ये लगेगा गौतम जी कि हम देश को कितनी जल्दी छोड़ के भाग जाएं, कितनी जल्दी छोड़ के भाग जाएं, लेकिन चूंकि डिवाइडिंग एंड रूल्स के हिसाब से काम चल रहा है, इसलिए वो लोग जो है बटे हुए हैं, अलग अलग काम कर रहे हैं करके। तो जो आपका सवाल था कि ये एक जगह काम नहीं कर रहा है, आप किस दफ्तर में जाइए, कहीं पर भी जाइए, आप हर जगह जो है जाति के आधार पर निर्णय हो रहा है। अब ये जो निर्णय आ रहे हैं आपके पास, बंते जी आ रहे हैं, हम लोग विषय से हट रहे हैं, हम आपके पास फिर आ रहे हैं। विनीत जी हम ये समझना चाहते हैं कि गौतम बुद्ध का धर्म बौद्ध धर्म मुक्तिदाता नहीं है, मार्गदाता है। मार्गदाता जी, मुक्तिदाता नहीं बल्कि मार्गदाता है, और मार्गदाता मार्ग प्रशस्त करता है। जिनके खिलाफ आप लड़ रहे हैं वो अपने सिद्धांतों के प्रति पूरी तरह अडिग हैं। तो क्या हम अगर मार्गदाता हैं, वो अपने सिद्धांतों के प्रति अडिग हैं, उन्हें जो करना चाहिए वो कर रहे हैं, तो कहीं ऐसा नहीं लगता कि जो हम मार्गदाता होकर के मुक्तिदाता बन रहे हैं या मुक्ति का प्रयास कर रहे हैं, तो कहीं हम अपने सिद्धांतों से भटक तो नहीं गए हैं? जी विनीत जी। जी सर, हम अपने सिद्धांतों से भटके नहीं हैं, हम अपने सिद्धांतों पे अच्छे से काम कर रहे हैं, और लोग इस चीज को अब जान गए हैं कि कौन लोग भटके हुए लोग हैं और कौन रास्ते पे चल रहे लोग हैं। इसलिए हमें सही रास्ते पे चल के ज्ञान प्राप्त करना है, विज्ञान के क्षेत्र में काम करना है, और इस भारतीय भूमि को पुनः सोने की चिड़िया विश्व गुरु बनाने के लिए हम लोग संकल्प हैं। ऐसे परिस्थिति में अगर कोई बात आती है तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम रास्ते पे चल रहे हैं, ढेर सारे लोग आते रहते हैं, तथागत बुद्ध के समय भी ढेर सारे लोग परेशान करते तथागत बुद्ध को भी। तो ऐसे परिस्थितियों में हम जहां भी हैं तहां पे विज्ञान के लिए, अपनी धरोहर बचाने के लिए, मानवतावादी जो श्रमण संस्कृति है उस श्रमण संस्कृति को बचाने के लिए काम करें कि मेरा संविधान जो भारत का बाबा साहब द्वारा दिया गया संविधान है, वो संविधान समाप्त ना होने पाए, उसी के आधार पे हम काम कर रहे हैं। जी सर। जी डॉक्टर साहब, फिर हम आपके पास आ रहे हैं, आपसे ये समझना चाहते हैं कि इसको थोड़ा एलाबोरेट करते हैं, इस प्रश्न को और समझने की कोशिश करते हैं कि जिनके खिलाफ आप लड़ रहे हैं वो अपने सिद्धांतों के प्रति पूरी तरह से अडिग हैं, पूरी तरह से अडिग होने के साथ साथ कर्तव्य मार्ग पे डटे हैं। उनको क्या करना है, क्या स्ट्रेटजी बनानी है, किसको साजिश के तौर पे तोड़ना है, किनको डिवाइड करना है, किसको अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए, वो सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन क्या हम वास्तव में जो कह रहे हैं कि हम इकट्ठे होकर के चलना चाहते हैं, विज्ञान के मार्ग पे चलना चाहते हैं, उसके मार्ग पे, विज्ञान के मार्ग पे चल करके, ज्ञान के मार्ग पे चल करके, और सहजीवी, खास तौर से सहजीविता के मार्ग पे चल करके हम बौद्ध धर्म को फिर से बचाएंगे, संविधान को बचाएंगे? क्या आपको ये धरातल पे उतरता लग रहा है? क्योंकि एक बात स्पष्ट है कि कोई भी जो भाग्य के सहारे या केवल दूसरे पे भरोसा करके बैठा रहता है, उसे वही चीज हासिल हो पाती है जो प्रयास करने वाले छोड़ दिया करते हैं। तो क्या जितने लोग हैं बौद्ध धर्म को मानने वाले, विज्ञान पे भरोसा करने वाले, मार्ग पे भरोसा करने वाले और सहजीविता पे जीने वाले लोग, वो अपने कर्तव्यों से हटे नहीं है, डिगे नहीं है, लेकिन 100% कर्तव्यों का अनुपालन नहीं कर पा रहे हैं? डॉक्टर साहब आवाज आ रही है आपको? लगता है डॉक्टर साहब का संपर्क हमसे टूट गया है। तो इसी बात को एक बार फिर हम लेना चाहते हैं, भंते जी से थोड़ा छोटा कमेंट हम चाहेंगे कि भंते जी, अगर जिस तरह से बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ,
जो हमारे बौद्ध भिक्षु थे, वो सारे बौद्ध भिक्षु उस समय घर घर जाकर के, दरवाजे दरवाजे जाकर के भिक्षा पात्र लेकर के भिक्षाटन करते थे और उस भिक्षाटन के आड़ में बकायदा उपदेश देते थे कि बौद्ध धर्म क्या है। क्या वास्तव में वो कार्य, वो कलाप, वो कर्तव्य आज भी चल रहे हैं या उसमें कुछ कमी आई है? बनते जी। देखिए गौतम जी, निश्चित रूप से चल रहे हैं अभी, और कहीं कहीं कमी भी आई है। दोनों चीजें इसमें मिली जुली हैं। भारत में के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए थोड़ा सा कम है, लेकिन विदेशों में ये सब काम चल रहा है। भगवान बुद्ध का जो रास्ता है, भिक्षु संघ ने उसको अंगीकार किया है और भिक्षु संघ उसको बाकायदा पालन कर रहा है। तो इसमें एक जो चीज है, बहुत बड़ी चीज वो है कि उपदेश तो भिक्षु जहाँ जाता है वहां देता ही है। भिक्षु को जो ज्ञान है, जो इकट्ठा भिक्षु ने ज्ञान किया है, जो उसके पास उपलब्ध है, उसको वो हर जगह देने की कोशिश करता है। भगवान बुद्ध का मार्ग 4 आर्षसत्य है, अष्टांगिक मार्ग है, 10 पारमिताएं हैं, ये मुक्ति के मार्ग हैं। ये हमको स्वयं को मुक्ति करता है। भगवान बुद्ध का मार्ग दुनिया को मुक्त करने का मार्ग नहीं है। भगवान बुद्ध का मार्ग व्यक्ति को मुक्त करने का मार्ग है, ध्यान रखें आप। भगवान बुद्ध का जो रास्ता है, भगवान बुद्ध का जो मार्ग है, वो बहुत ज्यादा व्यक्तिवादी मार्ग है। व्यक्तिवादी मतलब एक व्यक्ति को ही मुक्त कर सकता है। जैसे भगवान बुद्ध ने अपने बेटे को भी मुक्त नहीं कर पाया, उनका बेटा जो है स्वयं उस रास्ते पर चल करके मुक्त हुआ है। कि भगवान बुद्ध कहेंगे जाओ मेरा बेटा इसलिए मुक्त हो जाएगा, ऐसा नहीं है। कि माँ मुक्त हो गई, ऐसा नहीं है। वो उस रास्ते पर चले जो रास्ता बताया है, तब उनको मुक्ति मिली है। उसी प्रकार से ये भिक्षु संघ भी मार्ग पर चलता है। तो जो भिक्षु मार्ग पर चल रहा है, जिस भिक्षु ने अपने भगवान बुद्ध के मार्ग को समझ लिया है, वो मार्ग पर चल रहा है और मुक्ति के मार्ग पर वो अग्रसर है। और वो अपनी बात को, अपनी देशना को पब्लिक तक पहुंचाता भी है। हम तो ये कहते हैं कि ये ऐसा क्यों कि अकेला जो है मतलब भिक्षाटन करने जाए तो उपदेश दे, वो तो वैसे भी उपदेश देने का काम करते रहते हैं। जगह जगह उनके उपदेश चलते रहते हैं भिक्षुओं के। तो भिक्षु का काम है मार्गदर्शन करना, मार्गदर्शन करना उसका काम है। और मार्ग पर चलना जो है वो सबका काम है। भिक्षु को भी चलना है मार्ग पर और उपासक को भी मार्ग पर चलना है, क्योंकि भगवान बुद्ध का सुख शांति का मार्ग है, मुक्ति का मार्ग है। जी जी बनते जी, फिर विनीत जी यही बात आपसे एक बार फिर समझना चाहते हैं कि बनते जी ने ये कहा कि थोड़ी कमियां हैं, और जब आप मेरी बात पूरी नहीं हुई थी राणे साहब। हाँ डॉक्टर साहब, आपकी आवाज नहीं आ रही थी, तो डॉक्टर साहब हम यही आपसे पूछना चाह रहे हैं कि इस बात को समझना चाह रहे हैं कि जो कमियां रह गई है, जब तक उस कमियों को दुरुस्त नहीं किया जाएगा, क्या हम लक्ष्य पे पहुंच पाएंगे? जब तक वो कमियां दुरुस्त नहीं होगी, हमें नहीं लगता कि लक्ष्य पे हम पहुंच पाएंगे। इसलिए उदाहरण के तौर पे, छोटा उदाहरण, कि अगर हमें जो है क्लास में टॉप करना है तो हमें और छात्रों की तुलना में ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। और यहाँ अगर हमारे ऊपर जिम्मेदारी है कि भारतीय संविधान को बचाए रखा जाए, तो हमें निश्चित तौर पे सत्ता पे भरोसा न करके खुद पे भरोसा करना चाहिए। और उस भरोसे के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, या किस तरह से अपनी शक्ति का 100% देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, जो कमियां हैं उस कमियों को कैसे दूर की जा सकती है? डॉक्टर साहब। जी राणे साहब, बात 100% सही है कि आज इस देश में पूरे बहुजन समाज की जो दुर्दशा है, उस दुर्दशा का कारण भी वही है, कोई और नहीं है। कारण ये है कि हमारा जो दुश्मन है या हमारा जो विरोधी है, वह कितने प्रयास से हमको गुलाम बनाने में लगा हुआ है। और हमारा प्रयास जो धम्म को बचाने के लिए, मार्ग को बचाने का है, वह कितना प्रयास हम कर रहे हैं। दोनों के प्रयास में जमीन आसमान का फर्क है। अपनी आर्य संस्कृति को बचाने के लिए एक एजेंसी 95 सालों से 10 लाख स्वयं सेवकों को लगाए हुए है कि वो रोज 24 घंटा काम कर रहे हैं। और हम हैं कि जाति भेद में, वर्ग भेद में, राजनीति में उलझे हुए हैं, नेताओं के जाल में उलझे हुए। उनके इस कुचक्र को तोड़ने के लिए हमें सांस्कृतिक आंदोलन की जरूरत है। और ये सांस्कृतिक आंदोलन समय समय पर हमारे महापुरुषों ने किया है। बुद्ध के समय में भी हुआ, ज्योतिबा फूले के समय में हुआ, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने भी किया, और आधुनिक भारत में मान्यवर कांशीराम साहब ने भी किया। मान्यवर कांशीराम साहब ने जो सांस्कृतिक आंदोलन चलाया था,
उस आंदोलन के माध्यम से ही हम इस पूरे समाज को इकट्ठा करके उनका जो भूत रहा है और आने वाला जो भविष्य होगा उसको बनाने के लिए वर्तमान को एक निश्चित रूपरेखा के तहत उनके मुकाबले खड़ा करना पड़ेगा। कि बाबा साहब बराबर ये कहा करते थे कि जिनको अपने इतिहास का ज्ञान नहीं होता है उनका न तो वर्तमान सुरक्षित रहता है न तो भविष्य सुरक्षित रहता है। तो हमें इतिहास को जानने के साथ साथ अपना वर्तमान सुरक्षित, वर्तमान दुरुस्त करने के लिए और भविष्य को सुरक्षित करने के लिए हमें धम्म को पढ़ना पड़ेगा, सही मार्ग पे चलना पड़ेगा और हम इस पूरे समाज को जो सांस्कृतिक आंदोलन मैंने कहा, ये देखिए ये अपने सांस्कृतिक आंदोलन को स्वयं सेवकों के माध्यम से तो पूरा कर ही रहे हैं, राजनीतिक जो इनका वर्चस्व है राजनीति के माध्यम से भी पूरा कर रहे हैं। मैं एक छोटा सा उदाहरण देकर के अपनी बात खत्म करूंगा। पुराने जमाने में जो पिक्चर और दूरदर्शन ये बहुत ही एक माध्यम था पब्लिक में अपनी बात करने के लिए। डॉक्टर साहब हमें समराइज करना पड़ेगा, जल्दी अपनी बात खत्म एक आधे मिनट 30 सेकंड। पुराने समय में जो पिक्चर के विलेन हुआ करते थे वो जमींदार हुआ करते थे, ठाकुर हुआ करते थे और उनका मंत्री ब्राह्मण हुआ करता था। जब हम पिक्चर देख के निकलते थे तो उनके प्रति हमारी जो दुर्भावना होती थी, आज पिक्चरों में विलेन जो हो गया है वो मुसलमान हो गया है, पाकिस्तान हो गया है या शेड्यूल कास्ट हो गया है और वही चीज हमको पूरे दिन में देवी देवताओं के माध्यम से परोसा जा रहा है। तो हमें अगर अपनी संस्कृति को जीवित रखनी है, हमें अपनी सभ्यता को जीवित रखनी है, हम जो भूत में थे उसको वर्तमान में बचाना है और भविष्य सुरक्षित करना है, तो हमें अपने महापुरुषों के आंदोलन को सांस्कृतिक आंदोलन के माध्यम से समाज में हर व्यक्ति तक पहुंचाने की जरूरत है। और अगर हम ऐसा नहीं कर पाएंगे तो आने वाले दिनों में काम हो जाएगा। डॉक्टर साहब बड़ी अच्छी बात कर रहे थे और हम गौरवशाली इतिहास के धरोहर हैं, जैसा आप लोग मानते हैं कि अगर आप सब गौरवशाली इतिहास के धरोहर हैं तो गौरवशाली इतिहास बनाया कैसे गया, उन पूर्वजों के कर्तव्य बोध के, उन पूर्वजों के शौर्य के, उन पूर्वजों के प्रयासों को जब तक पूरी तरह से अंगीकृत नहीं किया जाएगा, उन मार्गों पे जैसे वो हमारे गौरवशाली इतिहासकारों ने, हमारे पूर्वजों ने स्थापित किया है, अगर उस सारे को पूरी तरह से नहीं देख करके चला जाएगा और खास तौर से वो प्रतिबद्धता नहीं प्रदर्शित की जाएगी, तब तक इस तरह का आंदोलन मेरे ख्याल से मंजिल तक नहीं पहुंच पाएगा। अगर साकेत बौद्धों का राज था, बौद्धों की नगरी है, बौद्धों की महानगरी है और इस साकेत को बौद्धों की महानगरी बनाए रखना है तो निश्चित तौर पे प्रसेनजीत को समझना पड़ेगा, प्रसेनजीत को पढ़ना पड़ेगा, प्रसेनजीत के द्वारा किए गए कर्तव्यों का अनुपालन करना पड़ेगा और प्रसेनजीत की आइडिया प्रदर्शित करनी पड़ेगी और तभी ये साकेत रह पाएगा। और जो अब आप कहते हैं, आप लोग बुद्धिस्ट लोग कहते हैं ये अयोध्या क्या चीज है, एक बार प्रतिबद्धता प्रदर्शित हो गई तो ये सच हो जाएगा, अयोध्या क्या चीज है, लोग उसको साकेत ही जानेंगे। दुनिया के सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद और हमारे महान अतिथियों का भी वॉइस ऑफ मानवता से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम, सबका खैर, सत श्री अकाल, नमस्कार जी।